नमस्कार। आज हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र राघव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ईमानदार नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, एक ग्राउंड पे काम करते हैं। इन्हें यूपी के किसी भी गली किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, इनका नाम लोग बड़े आदर के साथ लेते हैं। इनसे आज कई कठिन सवाल पूछेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मुझे ये पूछना है कि आप भाजपा के साथ हैं कि जनता के साथ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के लिए काम करती है। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, भारतीय जनता, तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है जनता के हित में निर्णय लेने के लिए। दर्शकों को साफ सुथरा बता दीजिए कि आप भाजपा के साथ हैं कि जनता के साथ हैं? जिस प्रकार का आपका सवाल है उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं। आप पूरा जवाब सुनिएगा, आपको स्पष्टता नजर आएगी उसमें। जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, तो दोनों को पृथक कर पाना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के साथ है और इसके स्थापना ही इसलिए हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जो है जनता के हित की, जनता की आवाज को उठा करके संसद भवन तक पहुंचाया जा सके। देश में जनता के, जनार्दन के जो लोकतंत्र का असली महत्व है उसको समझा जा सके। और आज वो मौका जो है हम भारतवासियों को सौभाग्यवश मिला है। पिछले कार्यकाल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि आज जनता की आवाज को ही सुना जा रहा है, जनता के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं। कोई किसी नेता की जेब भरने के लिए या किसी की पीढ़ियां सुधारने के लिए कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी आज परिवारवाद के हिसाब से नहीं चल रहा है। पार्टी की जो विचारधारा है वो बड़ी स्पष्ट है, वो हमेशा जनता जनार्दन के हित में है और उसी के हित में जो है कार्य करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, अपने जनता जनार्दन के साथ है और रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भले भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन ये निष्पक्ष रूप से बातें करते हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं। ये हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। मैंने जब इनके कार्य क्षेत्र में गया तो मुझे ये पता चला कई सारे विपक्ष के लोग जो ऑन कैमरा भले ही ना कहें, लेकिन ऑफ कैमरा वो बताते हैं कि वो निष्पक्ष बातें करते हैं। तो इनसे आज कुछ कठिन सवाल करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है? आप सवाल पूछिए आगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हाँ या नहीं? सहमत हैं। सहमत हैं। तो 15-15 लाख सभी के खाते में आए, नहीं आए? क्या प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। क्या एक सिर के बदले में 10 सिर आया? नहीं है। तो आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मैं यही सवाल जो आपने पूछा है ना, इस सवाल के माध्यम से बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। मैं बोलता हूं हाँ, बात ठीक है आपकी। मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन है संसद भवन पर बम फोड़ पाना। मोदी है तो नामुमकिन है देश की बॉर्डर को पार करके घुसपैठ करवा पाना। मोदी है तो नामुमकिन है पत्थरबाजों को गैस के सिलेंडरों में कैश रुपया भर के भेज पाना और उनसे कश्मीर घाटी के अंदर हमारी सेना पे पत्थर फेंकवाना। मोदी है तो नामुमकिन है आज भ्रष्टाचार कर पाना। मोदी है तो आज नामुमकिन है कांग्रेस को अपनी मोहब्बत की दुकान में बम फोड़ने वालों के लिए मोहब्बत को बेच पाना। मोदी है तो नामुमकिन है आज देश की बदनामी कर पाना, देश में राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को जो है पोषित कर पाना। जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आप बताएं कि आए दिन मोदी जी कभी ध्यान लगाने चले जाते हैं, कभी किसी मंदिर में पूजा करते नजर आते हैं, विपक्ष से पाखंड बताते हैं। क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ये सब करते हुए, वो भी चुनाव के टाइम, शोभा देता है? देखिए, सबसे पहले आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष जो है अपने आप को देखे पहले। कभी वो टोपी लगा के कुछ बनते हैं, मस्जिद जाते हैं, बरसाती मेंढक हम लोग इस टाइप के लोगों को बोलते हैं। कभी वो
बात नहीं करते अपने असली क्या आपका धर्म है, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप क्या हैं। पहले तो आप देश की जनता को ये बताने की हिम्मत क्यों नहीं रख पाते हैं। जानती सब है जनता, जनता को पता है आप क्या हैं, लेकिन आप जो ये नाटक करते हैं और उस नाटक को दूसरे पर थोपते हैं, ये बहुत गलत है। दूसरी रही बात आपकी कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, ये भारतीय मूल संस्कृति की आस्था पर प्रहार है एक तरह से। विपक्ष का जो ये सवाल आपने रखा है मीडिया के माध्यम से, देखिए ये जो है भारत जो कंट्री है, जो देश है, भारत सनातन संस्कृति का देश है। और रही बात धर्मनिरपेक्ष की, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ये बात बताने की हिम्मत ये लोग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र करके संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द को जोड़ा है। जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान बना, भारत भी बना, दो कंट्री बनी, तो क्या धर्मनिरपेक्ष सिर्फ भारत को ही बनाना था इन्होंने बाद में वो भी? वहां पर क्यों शरिया कानून लागू होता है? जब यहां की संस्कृति सनातन है तो यहां भी राष्ट्र धर्म हुआ ना सनातन। यहां की जो जनता है, आप जनता के हिसाब से लोकतंत्र को चलाओगे या जनता पर कोई भी चीज बाहर की ला करके थोप दोगे? अगर जनता के लिए सरकार बनाई गई है, जनता के लिए एक सिस्टम लोकतंत्र बनाया गया है, तो जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? जनता यहां हिंदू अधिकांश बाहुल्य जो है देश है, संस्कृति यहाँ की सनातन है, मूल संस्कृति सनातन है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब कन्वर्ट होकर के निकले हैं वहां से। तो उनकी मूल संस्कृति क्या हुई, सनातन हुई कि नहीं हुई? तो अगर सनातन आस्था पे प्रहार करेंगे तो इनकी जो दशा आज है ना, ये भारत देश से बाहर करने में, इनको बाहर निकालने में जनता बहुत समय नहीं लगाएगी। इनको कोई और कंट्री ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। इस तरह का देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है, उसके अलावा उस पद पर जो बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यक्तिगत भी तो कोई धर्म है कि नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद या किसी भी ओहदे की शपथ लेने के बाद में व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चीजें खत्म हो जाती हैं? उनका वो तो नहीं कहते कि आप मुझे फॉलो करो, आपका जो धर्म है आप उस धर्म के हिसाब से चलिए, लेकिन व्यक्तिगत किसी को बोलना कि आप पूजा करने क्यों जा रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला आप चर्च क्यों जा रहे हैं, आप मस्जिद क्यों जा रहे हैं, आप जो है मजारों पे क्यों जा रहे हैं? बोला कि नहीं बोला? अभी तक कभी नहीं बोला। तो ये उनका व्यक्तिगत आस्था का मामला है। व्यक्तिगत आस्था के मामले की जो आजादी है, जो राइट्स है, जो स्वतंत्रता है, वो संविधान हमें देता है। व्यक्तिगत में किसको मानूंगा, ये मेरा अपना विशेषाधिकार है। आप विशेषाधिकार पर प्रहार कर रहे हैं इस तरह का जो चर्चाएं करके। जब भारत की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारत की जनता को कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति हो तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस चीज को उस हिसाब से देखती है। आपत्ति तो इनको प्रधानमंत्री जी के पूजा करने से नहीं है, असली आपत्ति इनको ये है क्योंकि अब इनका सफाया होने वाला है। 7वें चरण का चुनाव जो है वो बिल्कुल ये जीरो पर आउट होने वाले हैं और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कोई मुद्दा नहीं मिलने के कारण अब अपनी हार को कहां पर जाकर के ये छिपाएंगे कांग्रेसी और इंडिया अलायंस के लोग, ये इनको जो है कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए चुल्लू भर पानी को ढूंढने में निकले हैं ये। मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि एक तो कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, जब चुनाव आया है तो 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं, और वो भी किनको, जिनकी रैंकिंग ठीक नहीं है। ये रवीश कुमार जैसे ईमानदार पत्रकार को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं स्टेप वाइज जो है आपका उत्तर दूंगा, इसमें विस्तार से दूंगा। सबसे पहले आपने बोला कि पहले इंटरव्यू नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी के इंटरव्यू लगातार जो है होते हैं। आपने कहा चुनाव के आने के टाइम पे इंटरव्यू इतने बढ़ जाते हैं। आप ही के सवाल से मैं जवाब उठाता हूं। जब एक बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, एग्जाम एकदम नजदीक आ जाता है, उसकी तैयारी एकदम से 10 गुना बढ़ जाती है। आप देखिए, वे प्रधानमंत्री रहते हुए, इस एज में होते हुए भी इतने एक्टिव हैं कि अपनी जो उनकी शक्ति है, जो क्षमता है, उसको और ज्यादा सुधारने के लिए वो 10 गुना काम कर रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है। अगर उनके इंटरव्यूज की संख्या बढ़ जाती है, वो अपने कार्यशैली को दुरुस्त और करने के लिए और ज्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए, और वो क्षमता किसके लिए बढ़ा रहे हैं? भारत देश के लिए।
मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए वो इस चीज को कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के माध्यम से सब जनता तक पहुंचना चाहिए कि अगर आज माननीय मोदी जी 10 गुना कार्य क्षमता अपनी बढ़ा रहे हैं, चुनाव के समय में भी अगर वो कार्य को इतना तेजी से कर रहे हैं, तो ये जो है सकारात्मकता है, ये पॉजिटिविटी है और देश की जनता इस चीज को समझती है। रही बात, आपने किन्हीं पत्रकार का नाम लिया, मैंने बहुत ज्यादा उनका कुछ देखा नहीं है ना सुना है ज्यादा, लेकिन आप बता रहे हैं, लोग बोलते रहते हैं कोई कुमार करके हैं, तो कुमार विश्वास भी हैं वैसे तो, रवीश कुमार। तो देखिए, मोदी जी ने कभी किसी को इंटरव्यू देने के लिए, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, खुद आकर के तो बोलेंगे नहीं आइए भैया मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। आप उनसे जाकर के पूछिए। पत्रकारिता का मैं बहुत सम्मान करता हूं और निष्पक्ष रहे इसके लिए जो है हमेशा मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि पत्रकारिता ही ऐसा स्तंभ है जो सच्चाई को सच दिखाएगा और झूठ के खिलाफ जो है सच को निकाल के ढूंढ के लेके आएगा। तो आप उन पत्रकार महोदय से बात कीजिए, उनसे पूछिएगा कि कितने बार उनका इंटरव्यू उन्होंने देने से मना कर दिया हो। आप प्रोटोकॉल के तहत जाइए, उन्होंने प्रयास किया कि नहीं किया। हवा में तीर छोड़ने से देखिए कुछ नहीं होता है, लगा तो तुक्का, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अर्जुना पुरस्कार जो मिलता है वो उसको मिलता है जो तीर निशाने पर मारता है। तो निशाने पर तीर लगाना है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना पड़ेगा ना। आप प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको, मैं आपके माध्यम से सलाह देना चाहूंगा, प्रोटोकॉल के माध्यम से आप फॉलो कीजिएगा। आप दुरुस्त सवाल रखिएगा। आप अटपटे सवालों के जवाब उनसे चाहेंगे तो किस प्रकार से जो है, आप पत्रकारिता का पहले महत्व समझ लीजिए ना। देखिए, गलत कुछ नहीं होता है, दिन है तो रात भी है, सूरज है तो निकला है तो छुपेगा भी। अगर वे ठीक हैं अपनी जगह पर तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे मोदी जी, माननीय मोदी जी उनका। अगला सवाल आपसे मेरा यह है कि आप बताएं, कल तक जो भ्रष्टाचारी थे, सनातन विरोधी थे, आपके विचारधारा के कट्टर विरोधी थे, जैसे ही आपके पार्टी में आते हैं वो ईमानदार सनातन प्रेमी कैसे हो जाते हैं? ये कौन सी वॉशिंग मशीन आपके पास है? ये जनता भी जानना चाहती है, जनता को भी पता चलना चाहिए ना। हाँ, आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं। देखिए, इसका ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं। आपने बौद्ध धर्म को तो ठीक से समझा होगा, मैं भी उनकी अनुयायियों का आदर सम्मान करता हूं। आप उनका थोड़ा स्टार्टिंग में जाइएगा। कपिलवस्तु राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ उनका नाम है। मैं राजपूत वर्ण से आता हूं, राजपूत वर्ण में ही उनका जन्म हुआ, राजकुमार सिद्धार्थ का। क्या राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध नहीं बने? बने, उनको ज्ञान आया, उन्होंने एक अपना अलग से जो है धर्म की स्थापना की, उन्होंने लोगों का विजन खोला, उन्होंने लोगों को जीवन जीने की एक जो है सीख दे करके गए। वो आज करोड़ों अनुयायी उनके भारतवर्ष में हैं, और भारतवर्ष ही आप छोड़िए, अदर कंट्रीज में भी उनके अनुयायी, उनको पालन करने वाले, उनके दिशा निर्देशों पर चलने वाले लोग जो हैं शांति से जीवन यापन करते हैं और दूसरे लोगों के लिए उदाहरण हैं। तो उनको ज्ञान मिलने में और राजकुमार सिद्धार्थ के बीच का जो सफर है उसमें अंतर आया कि नहीं आया? तो कल तक जो हमारा विरोधी था, कल तक जो हमारे खिलाफ बोल रहा था, हो सकता है उसको आज एहसास हुआ हो, उसको समझ आया हो कि भैया मेरा उद्धार यहां होगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब उनको गलती का एहसास हुआ तो वे भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि जो लोग जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक और बात बताइए कि जो केस चल रहा होता है उन पे, जो भ्रष्टाचार का या मर्डर का, सारी फाइलें बंद क्यों हो जाती है बीजेपी ज्वाइन करते वक्त? कोई फाइल बंद नहीं होती है। ये मनगढ़ंत चीजें, निराधार आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाए जाते रहे हैं। देखिए, ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्रता की जो ये स्पष्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ना, तस्वीर आज, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इससे पहले किसी को सवाल करने का भी अधिकार नहीं था। आज अगर सब चीजें आप निराधार आरोप भी लगा पाते हैं ना, तो वो स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग ना करें, मैं उनको इतना बोलना चाहूंगा।
आप बोलते हैं कि फाइल बंद हो जाती है। हमारी पार्टी उसी संविधान से चलती है जो संविधान से चलती आई है, वही नियम कानून है जो पहले से लागू है, हमने इंप्लीमेंट किया है उनको प्रॉपर तरीके से। एक और आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है कि स्वतंत्र एजेंसियों का बीजेपी भरपूर दुरुपयोग कर रही है। उन्हें जो उनके साथ रहते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेज हुए हैं, कई ऐसे जज हैं जिन्हें बाद में लोकसभा या राज्यसभा का टिकट मिला है। तो जनता को और यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों का शक जायज है। आपकी राय क्या है? देखिए, आपने पहले इस क्वेश्चन में रखा कि किस प्रकार से जो है अपराधियों को हम शामिल कर लेते हैं, है ना। ये लोकतंत्र की व्यवस्था के हिसाब से कंट्री चल रही है। जब तक अपराध जो है उसके अपराधी तय करने के लिए न्यायालय बना है, न्यायालय की अपनी भूमिका है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जो लोग इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं वो PIL लगाएं, जांच कर लेना इस चीज की, हमने कहां मना किया है। दूसरा, रही बात आरोप की कि ये लगाते हैं वो लगाते हैं, लोग कि ED कब्जे में है, CBI कब्जे में है। जब आपने गलत किया ही नहीं है तो आप फंसेंगे क्यों? आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कोई एजेंसी फंसा देगी। आप गलत थे इसलिए आपको जांच के विषय में फंसाया गया है या आप पे जांच चल रही है। सरकार आपको आपके पीछे नहीं लगी है, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से भारत में काम करती हैं। और अगर फंसाने वाली बात आप कहते हैं तो मैं एक बात बोलूंगा, इमरजेंसी के समय का आप निकाल के देखिए रिकॉर्ड, आप 84 का रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, इस देश में क्या क्या हुआ है। बहुत समय पहले की बात नहीं है ये। उसको बोलते हैं दुरुपयोग, उसको बोलते हैं हिटलरशाही, उसको बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। तो ये अनुभवी लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं ना, ये बेहद अनुभवी लोग हैं। इन सब चीजों की जो ये संज्ञा दे रहे हैं ना, इन पर इन्होंने कार्य किया है, इसलिए इनको लगता है कि ये संज्ञाएं जो है, एक आम आदमी क्या ये संज्ञाएं निकाल सकता है? लोकतंत्र की हत्या, इमरजेंसी के समय में जो इन्होंने जो दुरुपयोग किया वो आज इनको इस पे थोपना है सत्ताधारी पार्टी पर। ऐसा नहीं है। इन लोगों ने सारे हथगंडे अपनाए हैं पहले, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने इनके घुटने टिक गए हैं, क्योंकि जो समर्थन, जो जिस प्रकार का समर्थन उस समय कांग्रेस को था भारत में, उससे कई गुना ज्यादा समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज जनमत, जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास है। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। उसी के लिए ये जो है उसी को नीचा दिखाने के लिए ये लोग जो है साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा आपसे यह होगा कि आप बताएं, ये खबरें पंजाब से आ रही हैं कि वहाँ पे ईसाई धर्म में बहुत सारे लोगों को उसमें कन्वर्ट कराया जा रहा है। आपकी क्या राय है? लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? देखिए, ईसाई धर्म के अलावा आप बताइए ना पंजाब की स्थिति के बारे में, नहीं तो मैं बताता हूं आपको पंजाब की स्थिति के बारे में। आप किसी भी स्टेट की स्थिति के बारे में मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं आपको। पंजाब की स्थिति यह है, वहां नशा चरम पर है, वहां बहुत सारे क्राइम चरम पर है, वहां महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, वहां हर तरीके की अराजकता फैली हुई है, खालिस्तानी सोच वहां पनपती है, भारत से अलग करने के षड्यंत्र वहां पनपते हैं। पंजाब स्टेट को जो है भारत से अलग बनाने के लिए अलग कंट्री की डिमांड वहां से होती है। क्या कुछ नहीं हो रहा है पंजाब में? झारखंड से लाए हुए लोगों को कन्वर्जन के लिए पंजाब सुरक्षित है उनके लिए, इसलिए वो पंजाब लेकर के जाते हैं। ये सवाल आप वहां की सरकार से पूछिए, वहां की सरकार से पूछिए कि दिल्ली में कन्वर्जन क्यों नहीं करा लेते। दिल्ली में भी आपकी सरकार है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र भी है, दिल्ली के अगल बगल में जो है और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डर है भाजपा का उनको कि यहां उनका षड्यंत्र, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इनकी दाल ही काली है, पूरी की पूरी दाल काली है इनकी। इनको पंजाब क्राइम के लिए सुरक्षित लगता है, इनको पंजाब कन्वर्जन के लिए सुरक्षित लगता है, इनको हर तरह से पंजाब सुरक्षित इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो जंगल राज स्थापित कर चुकी है। उस जंगल राज को जो है संरक्षण देने वाली
वहां की सरकार है, उस सरकार पर सवाल उठाइए, उस सरकार से पूछिए, उस निकम्मी सरकार से पूछिए कि पंजाब में ही क्यों कन्वर्जन हो रहा है, पंजाब में ही क्यों क्राइम लेवल इस टाइप का हो रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से क्राइम लेवल अगर आप देखेंगे तो नशे की हालत हो चाहे बेरोजगारी की हालत हो, क्योंकि वहां पर झूठ परोसा गया है। पंजाब की जनता आज जो है, पंजाब के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जिनके रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, जो परिवार दिल्ली में आ गए हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से वहां पर क्या कंजड़पन जो है फैल रहा है, किस प्रकार से वहां भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वहां वर्तमान खराब हो रहा है, तो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो कुल मिलाकर के पंजाब सरकार इसकी जिम्मेदार है, और पंजाब सरकार उन्हीं की है जिनकी दिल्ली में सरकार है, जो झूठ के बल पर पार्टी बनाए हैं, जिनके हर मंत्री हर विधायक जेल का सफर कर रहे हैं, जो पार्टी ही जेल का सफर करने वालों की है, जो पार्टी ही क्रिमिनल्स की है, उसका नाम बदल के क्रिमिनल पार्टी रख देना चाहिए। विपक्षी पार्टी एक और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब बीजेपी के लोग ही इन्हें सीएम नहीं बनने देंगे यूपी का, क्या यह सत्य है? देखिए, निराधार आरोप हैं, ये पता नहीं कहां से ऐसी भ्रामक चीजें जो है फैलती हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में चल करके आगे बढ़ती है, और एक एक कार्यकर्ता को अपना अनुशासन पता होता है। अनुशासन में रहते हुए हर कार्य को जो है सफलता के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह की बातें जो है निराधार हैं। ऐसा जो है अगर आ रहा है आपके समक्ष, हमारे समक्ष ऐसा कुछ नहीं है, सुनने में कुछ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम कैंडिडेट बनाया है, अब वे स्टार प्रचारक हैं। आप देखिए लोकसभा चुनाव के कितने राज्यों में उन्होंने रैलियां की हैं। तो जो जिसकी अब देश को उनकी मांग है, भारतीय जनता पार्टी के इस टाइप के वो रोल मॉडल है। उनका स्टेट आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश के नाम से और पता नहीं क्रिमिनल प्रदेश के नाम से क्या क्या संज्ञाएं दी जाती थी, आज उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। आज क्राइम रेशियो नीचे आया है। आज बहुत सारे पैरामीटर्स में जो है जो बैड एलिमेंट्स थे वो स्टेट को छोड़ गए हैं। अब रुख करते हैं बिहार की ओर। बिहार से खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ यदि वोट में तब्दील हुई तो बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव जी की आप बात करते हैं, लालू जी के बेटे हैं। लालू जी ने इतने समय बिहार में सरकार चलाई। बिहार की स्थिति क्या ऐसी ही रहनी चाहिए थी? उनके ऊपर इतने घोटालों की जांच चल रही है। आज उनके सुपुत्र आते हैं, वो एक बड़े एम्प्लॉयर बन करके एक बड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी कंपनी का ऑफर करते हैं, वो सबको नौकरियां बांट रहे हैं वोट के बदले में। सबसे पहले तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देने पर मैं अनुरोध करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वे इसमें संज्ञान लें। इस प्रकार के जो झूठ, जो भ्रामकता, वो भी वोट के समय पर, मतदान के समय पर, ये कारक है मतदाता को भड़काने का, मतदाता को भ्रमित करने का। और भ्रमित करके अगर वोट मांगी जाएगी इस प्रकार से, तो लीजिए, आप यदि वादा करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख देंगे, ये भ्रामकता नहीं फैला रहे हैं? और ये भ्रामकता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये कोई आंदोलन चल रहा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी आंदोलन कर रहे थे। आज आजाद भारत है। आजाद भारत में कौन सा आंदोलन आप करना चाहते हैं? आप कौन सा आंदोलन आज बिहार में करना चाहते हैं? भैया, बिहार में आपकी सरकार रही है, बिहार में आरजेडी सरकार में रही है। आरजेडी ने क्यों तब नौकरियां नहीं दी जब उनके पिताजी जो है सरकार में थे? नौकरियां क्यों नहीं बांटे? हाँ, बांटे ना नौकरियां वे, मैं अभी आपको बताता हूं। बांटे, लोगों की 2-2, 4-4 बिस्से जमीन पे अंगूठा लगवाया गया, उनको जमीन से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, उनके घर मकान तक लिखवा लिए गए नौकरियों के बदले में। उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, उसके लिए भी बोल दें वो। कहीं वैसी नौकरी देने की बात तो नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव?
कि पिताजी की तर्ज पर मैं भी आपको नौकरियां दूंगा। आप वोट के बदले नौकरियां नहीं, आप बोलिए आप मुझे अपनी जमीनें दीजिए, अपना मकान दीजिए, मैं आपको सरकारी नौकरियां दूंगा। उन्होंने भी सरकारी नौकरियां दी, बेटा भी सरकारी नौकरियां ऑफर कर रहा है, आज बांट रहा है नौकरियां। कहां से नौकरियां देंगे आप? स्टेट की क्या हालत है? घर की स्थिति जब जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार से सदस्यों को सहूलियत मिल सकती है। आप ऐसे सपने दिखा रहे हैं कि जमीन पर चलते हुए इंसान को आप एरोप्लेन में बिठाने की बात कर रहे हैं। कम से कम धरातल स्तर पर रह करके आप इतनी बड़ी पार्टी के जो है नेता हैं, लेकिन आपका जो माहौल है ना, आपकी जो विचारधारा है, वो दर्शाती है आपके इन शब्दों में कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, आपकी पार्टी की किस प्रकार की छवि और सोच देश के अंदर जा रही है जनता में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, क्या बैठ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बैठ रहे हैं। आप देखिए ना, आप सर्च कीजिए, आप गूगल कीजिए, मेरे सामने कीजिए, आप देखेंगे कि हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई यात्रा कराई गई और सभी लोग उसमें हवाई चप्पल में आए, सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे। भारतीय जनता पार्टी बड़ा सोच के बोलती है, तोल के बोलती है। उनका एक एक लीडर एजुकेटेड है और अपने कार्य में योग्यता रखता है। अयोग्य व्यक्तियों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ को किम जोंग से तुलना की है, इस पर आपकी क्या राय है? हो सकता है तेजस्वी यादव किम जोंग के मित्र रहे होंगे या उस विचारधारा को फॉलो करने वाली उनकी पार्टी होगी। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को इस प्रकार का आइडिया आता होगा। किम जोंग के बारे में वे ज्यादा जानते होंगे। मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किए हैं क्राइम को घटाने के लिए, उन्होंने जो कार्य किए हैं प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए, उन्होंने जो पहली सरकारें खड्डे खोद करके गई थी, जो जबरदस्ती की अयोग्य भर्तियां वो लोग करके गए थे, उनको ठीक करने का कार्य किया है। बहुत सारा जो रेवेन्यू है उसको सही तरीके से दुरुस्त करके, एक तरह से कहा जाए तो पूरी की पूरी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का कार्य किया है। क्या किम जोंग का कार्य है ये? जब आप क्राइम का नाम ले ही लिए हैं तो हम पूछ ही लेते हैं आपसे, यूपी पूरे देश में क्राइम में नंबर 1 पे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अपहरण, बलात्कार, मर्डर, ये सब देखने को मिलता है। तो ये कैसा है यूपी? है नहीं, थे बोलिए आप। इसमें आप थोड़ा लेट हो गए हैं। यूपी में जो आपने बोला अभी कि क्राइम लेवल जो है, NCRB की रिपोर्ट है, आप 2017 से 22 उठा करके देख लीजिए। आज आप 2024 में बैठे हैं, आज आप 2024 में बैठे हैं और 2017 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और स्टार्टिंग के 5 साल, बच्चा पैदा होते ही जो है ना कार्य करने के लिए, वोट डालने के लिए वयस्क नहीं हो जाता है, उसको 18 साल लगता है और संविधान ने ये उसकी एज जो है, जो उम्र है वो निर्धारित की है। क्या सरकार बनते ही जादू की छड़ी थी हमारे पास कि उसको घुमा के ठीक कर देंगे? 2017 में सरकार सत्ता में आई भाजपा की, जनता ने विश्वास दिखाया और आप देखिए 2022 का कार्यकाल पूरा किया। 2022 के कार्यकाल में इनके पिछली सरकार के बुआ बबुआ के जो खोदे हुए खड्डे थे उनको भरने का काम सरकार ने किया है और डबल इंजन की सरकार स्थापित करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा 2024 चल रहा है, 2022 में उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फिर से चुन करके सत्ता में भेजा है। अगर कार्य नहीं हुए होते तो देश की जनता को आप जो है क्या बेवकूफ समझते हैं कि वो दोबारा चुन करके सत्ता में भेजेगी और इतने बड़े बहुमत से भेजेगी? दोबारा जनता ने अपना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में और 2022 से 24 चल रहा है। अब जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर कार्य हो रहा है, यहां आप देख पाएंगे कि 2017 जब उनकी सरकार थी उससे पहले उस आंकड़े को और आज 2024 के आंकड़े को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि तो हुई है, देश में विकास की वृद्धि तो हुई है, लेकिन इसके ग्राफ में जो गिरावट आई है क्राइम के, वो भी आप देख पाएंगे। आज ज्यादातर जो बड़े क्रिमिनल्स थे उनकी फाइल्स को, जिन पे लोग, जिन पे अधिकारी अगर हाथ लगाना भी चाहते थे तो लखनऊ से फोन आता था, इस फाइल को छेड़ने का जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए,
अगर कोई अधिकारी थोड़ा सा अपना जमीर जिंदा उसका था, वो कोशिश भी करता था रामपुर फाइल्स को खोलने की। आप सुने होंगे आजम खां की रामपुर फाइल्स को। एक कलेक्टर ने कोशिश किया था, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। क्या यातनाएं और कितनी जो है उसको प्रताड़ित किया गया उस सरकार के द्वारा। उस व्यक्ति को अब जाके न्याय मिला। तो ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी तब कार्य कर पाती है जब सरकार दुरुस्त हो, जब सरकार समझने वाली हो, पढ़े लिखे का वैल्यू करने वाली हो। अनपढ़ लोग पढ़े लिखों की वैल्यू जो है करना नहीं सीखेंगे क्या? एक तो आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया ठीक से, दूसरा जो ब्यूरोक्रेट्स आकर के उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, आप उसी का जो है स्थानांतरण कर दे रहे हैं, उसी को आप जो है सस्पेंड करा दे रहे हैं, उसी को आप जो है उसका डिस्ट्रिक्ट चेंज करा दे रहे हैं। ये कौन सा सुशासन की स्थापना थी? ये जंगल राज चल रहा था। आज जंगल राज जो है पूरी तरह खत्म हो गया है। आज फिल्म इंडस्ट्री जो मुंबई है, जहां मैंने आपको बोला कि वहां के लोग यूपी को किस दीनहीन भावना से देखते थे, आज वो आकर के यहाँ पर अपना माहौल महसूस करते हैं कि हाँ, यहाँ हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ सुरक्षा का माहौल है, योगी जी हैं तो यूपी सुरक्षित है। ऐसा माहौल जो है माननीय योगी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, डबल इंजन की सरकार ने दिया है। जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं और आप 24 के रिजल्ट आपके सामने आएंगे। आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के थैले में डाल रहा है, आपके सामने आएगा। क्या आप ये मानते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एनकाउंटर्स करने पड़े और बहुत सारे कस्टोडियल डेथ भी हुए? देखिए, चूंकि मैं एडवोकेट हूं, इससे बेहतर जो है मुझे नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति समझ पाएगा इसको टेक्निकली। कानून की भाषा की अगर मैं बात करूं, कानून की लैंग्वेज में अगर आप देखते हैं कि एनकाउंटर्स क्रिमिनल्स के हुए हैं, जब क्रिमिनल गोली चलाएगा तो क्या करना पड़ेगा? अधिकारी जो फोर्स है जो उसको लेके जा रही है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो आम आदमी नहीं है, उसको दुख दर्द नहीं है गोली चलाने का। और ऐसे क्रिमिनल जब हमारे फोर्स के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर मुठभेड़ करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो पहले पुलिस को रोका जाता था कार्य करने के लिए। सिर्फ इतना सा फर्क है, आज उनको स्वतंत्र किया गया है कि आप कानून के दायरे में रहकर, आप समझना बात को, स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से गोलियां चला देंगे। पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में रहकर के, क्योंकि कानून को एडवोकेट से अच्छा, जुडिशरी से अच्छा और इसके अलावा प्रशासन से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं समझता है, क्योंकि इनका संबंध डायरेक्ट रहता है, सीधा संबंध है इन विभाग का। तो पुलिस जो है कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके अपने बचाव में अगर गोली चलाती है और अगर गोली जो है उसको लगती है और उसकी डेथ होती है, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक भी एनकाउंटर आप फेक बता दीजिएगा जो प्रशासन ने किया हो और जो फेक एनकाउंटर यूपी में हुआ हो। राहुल गांधी इस चुनाव में अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बनाया है। आपको क्या लगता है कि अग्निवीर के कारण बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होने वाली है? देखिए, जब पॉपुलेशन आपकी कंट्री का इतना है, आप एक तरफ कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं बेरोजगारी फैल रही है, तीसरी तरफ आप कहते हैं कि अब आप अग्निवीर योजना में इतने लोगों को भर्ती क्यों कर रहे हैं। तो भैया पहले अपने स्टैंड पर रुकिए। आपको पूछना क्या है? आपको चाहिए क्या? आपको नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए, कि बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, कि भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है, कि मोदी जी से प्रॉब्लम है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई नीति, कोई कानून, कोई नियम बनाया है, निश्चित रूप से उसका परिणाम देश हित में सोच के बनाया है। आप कानून बनाने के लिए ना, कानून के परिणाम आने तक उसका और उसकी पूरी जो भावनाएं हैं कि किस उद्देश्य से बनाया गया है, उसको वो सब समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप वो सब नहीं समझिएगा तो आपको जो दिखाया जाएगा चश्मा पहना करके, आपको वही दिखेगा।
अग्निवीर योजना किसी भी तरह से गलत नहीं है। अग्निवीर योजना का पूरा देश जो है समर्थन कर रहा है। हां, विपक्ष ने कुछ भ्रामकता फैला करके यह षड्यंत्र जरूर रचा था कि देश में आग लगाने का काम उन्होंने किया था। अग्निवीर योजना को मुद्दा बना करके भोले भाले छात्रों को फंसाने का, उनका जीवन खराब करने का काम जो है विपक्ष ने किया था, जिसके लिए उसको देश की जनता, देश का युवा माफ करने वाला नहीं है। देश का युवा पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर के राष्ट्र के साथ खड़ा है और वो अपना विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी में दिखा चुका है। विपक्ष के पास, मैं खोखला विपक्ष बोलता हूं उसको, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना उतना ही आवश्यक होता है जितना सत्ताधारी पार्टी का कार्य करते रहना होता है। तो इस खोखले विपक्ष को तो उखाड़ फेंकना चाहिए जनता को। अगर विपक्ष ही बनाना है तो कम से कम अच्छे मुद्दों पे तो बात करो। आप हमारी कमियों को गिनवाओ, जहां आप हमारी नीतियों को दुरुस्त करवाओ, हम अपडेट करेंगे, हम उन नीतियों को और अच्छे तरीके से लागू करेंगे। लेकिन यह कौन सा मीनिंग हुआ कि हर चीज का विरोध करना है? आप मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करने पर आ गए, आप सनातन का विरोध करने पर आ गए, आप हिंदू धर्म का विरोध करने पर आ गए। आप बोलते हैं कि मोदी जी पूजा करने क्यों जाते हैं, मोदी जी साधना करने क्यों जाते हैं? ये तो हिंदू धर्म का विरोध आप कर रहे हैं। क्या हिंदू माफ करेंगे कभी? क्या हिंदुस्तान का हिंदू कभी कांग्रेस को माफ कर पाएगा? क्या सनातन को पालन करने वाला कोई भी सनातनी, क्या भारत का नागरिक माफ कर पाएगा इस बात को? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। इस तरह की पार्टी की विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम डबल इंजन का धुआं निकाल देंगे। आपका रिएक्शन हम इस पर लेना चाहते हैं। देखिए, वो धुआं निकाल सकते हैं, क्रिमिनल सोच क्रिमिनल होती है। यूपी की जो सरकार चली है वो क्रिमिनल के बेस पर ही चली है। जितना लोगों के पास लाइसेंसी हथियार नहीं होते थे, उससे ज्यादा हथियार जो है यूपी में अवैध हथियारों का भंडार होता था, फैक्ट्रियां लगी थी। क्या क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं आज न्यूज के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से। कोई बोलता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। धुआं निकालने में तो वे आगे रहे हैं, लेकिन ये आज का उत्तर प्रदेश है, नए भारत का उत्तर प्रदेश है। और आप भूल मत जाइएगा, आपको जो है 2 कार्यकाल में जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है आपको। बुआ बबुआ की सरकार को उखाड़ फेंका है जनता ने। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। मोदी जी के विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है आज आगे बढ़ रही है। इतने बड़े बड़े कार्य जो लोग कहते थे कि गोली चल जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, आर्टिकल 370 को छेड़ा तो आज जो है 2 संविधान, 2 विधान, 2 ध्वजा, सबको एकीकरण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी तोड़ने का, कभी बिखराव लाने का कभी कार्य नहीं किया। शुरू से उठा करके आप देख लीजिएगा, जहां भारत को जोड़ने की बात हुई होगी वहां समर्थन किया है। आप और पीछे जाएंगे, आप बात करते हैं जमीन आप बांट देते हैं, किसी बोर्ड को दे देते हैं 123 संपत्तियां दिल्ली की। आप किसने, कहां से आई ये संपत्तियां? भारत जब आजाद हुआ था ना, तब रियासतों में बटा था। छोटे छोटे जनपदों के जितने क्षेत्रफल के अलग अलग राजा थे, रियासतों के मालिक थे, महाराजा थे। वो रियासतें किसकी थी जानते हैं? वो रियासतें भारत के राजपूतों की थी। 562 रियासतें सरदार जी के कहने पर, उनके निवेदन पर राजपूत महाराजाओं ने वो विलय की हैं। और उस संपत्ति को बांटने की बात करते हैं। अगर आज समाज के आधार पर मैं बात करूं ना, समाज के आधार पर क्या वापस कर पाएंगे? आज समाज अगर बोले कि भाई हमें हमारी रियासतें वापस कर दीजिएगा, आप में है हिम्मत इतना? आप दिल्ली की संपत्तियों को बांटे जा रहे हैं, किसी को भी बांटे जा रहे हैं। कोई बाहर से आया है उसको आप जो है भारत की संपत्तियां बांटे जा रहे हैं। आप हैं कौन? जनता आपको उखाड़ के फेंकने में ना बहुत समय नहीं लगाएगी। आप आने दीजिए चुनाव दिल्ली का, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी खैर छोड़िए, आप अभी तो पेरोल पर छूटे हैं।
आप एक तरफ बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप टिकट दे देते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट तो आपको अग्रिम जमानत दे रहा है, आप बेल पर छोड़ रहा है आपको, तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है आपके लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय देता है, आपके विरुद्ध जो है कोई निर्णय सही निकलता है, आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट भी मिल गया, सुप्रीम कोर्ट भी खराब हो गया, ए जी सब खराब हो गए, सब मिल गए जी, सब योगी जी से मोदी जी से मिल गए जी। भैया आप ये गिड़गिड़ाना बच्चों के जैसा जो आप करते हो ना, ये छोड़ दीजिए। ये बचपने वाला आम आदमी बनने वाला जो नाटक है ना, जनता जान चुकी है। दिल्ली की जनता भी त्रस्त है इस चीज से। पंजाब का तो आपने बुरा हाल किया है, पंजाब के विषय पर तो मैं क्या ही बोलूं। आपकी जगह तिहाड़ में है, आपके मंत्री जहां तिहाड़ में है, आपकी वही ठीक जगह है, आप वहीं सुरक्षित हैं। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस की जीत मतलब नौकरी पक्की। इस तरह की गारंटी अब मोदी सरकार नहीं कर रही है क्या? मोदी सरकार नहीं कर रही है ना इस तरह की गारंटी, कैसे करेगी? राहुल गांधी जी तो AK-47 भी बांटते हैं। आप जितवाइए, AK-47 भी मिल जाता है लोगों को। पहले का आप इतिहास उठा करके देखिएगा, घाटी के अंदर AK-47 लेके लोग ऐसे घूमते हैं। AK-47 कई स्टेट्स में मिल जाती है भारत के। कई लोग AK-47 रखने के जुर्म में आज भी सजाएं काट रहे हैं। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी मैं पूछता हूं? कांग्रेस की सरकार थी। आज बताइए, आज कितनी AK-47 लेकर के सार्वजनिक प्लेसेज पे लोग आपको दिख रहे हैं? कितने AK-47 से हमले हो रहे हैं देश के अंदर? तो ये जो इनके पास कोई अब मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे पर ये ठहर नहीं सकते, योजनाओं के मुद्दे पर ये ठहर नहीं सकते, कहीं किसी भी प्रकार का इनमें कोई शक्ति, ये शक्तिहीन हो गए हैं, ये खोखला विपक्ष हो गया है। आप देखिए, जो जब पहले ये एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते थे, एक दूसरे की शक्लें देखना नहीं चाहते थे, कोई दूसरी पार्टी का TMC का है तो कांग्रेस को गाली दे रहा है, कांग्रेस का है तो दूसरी पार्टी को गाली दे रहा है, दूसरी पार्टी का तीसरी को गाली दे रहा है। आज ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी का डर है, ये जनता का डर है, ये भारत देश की जनता का डर है। इनको भारत देश की जनता मोदी जी के साथ है। दूसरे रूप में बोलूं तो ये इनको असली डर यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन इतना बड़े स्तर पर जो मिल रहा है, ये उससे बौखलाए हुए लोग हैं। इसलिए ये वोट बैंक को साधने के लिए तरह तरह की योजनाएं लगाते हैं। ये अपने अलायंस के लिए इंडी अलायंस नाम का चयन करते हैं, मतलब इंडिया। आप देखिए, ये देश के नाम का दुरुपयोग करते हैं। देश के नाम का दुरुपयोग करने पर भी कानून बनना चाहिए। आप किसी अलायंस को कैसे देश के नाम पर बना सकते हैं? विचार करेंगे हम इस पर। अगर कुछ भी इसके अंदर संभवता होगा तो इस पर भी कार्रवाई आगे होगी। आप देश के नाम को किसी क्या देश गठबंधन के आधार पर चलेगा? क्या भारत देश की अपनी एक अखंडता नहीं है? खंड खंड है क्या आज भारत देश? एक अखंड भारत को आप एक भारत देश को दुनिया भर की जोड़गांठ करके और उसको संज्ञा देते हैं इंडिया की। थू है आपके ऊपर, शर्म आनी चाहिए कम से कम। ये नाम बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सोच कैसे लिया? ये भारत की जनता के साथ विश्वासघात है। आप कहां से इंडिया हो गए? चोर चोर मिलकर के आप जो अलायंस बना लेते हैं और नाम देते हैं इंडिया। कैसे इंडिया हो गए आप? बरगलाने का काम करते हैं, आप भ्रमित करने का काम करते हैं, आप 420 का काम करते हैं। कानून की नजरों में आप जो है जरूर आएंगे एक दिन, देखिएगा। इस तरह के जो आप कृत्य कर रहे हैं ना, कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत देश के नाम को आप खराब करने का काम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में छपता है इंडिया वर्सेज मोदी, इंडिया वर्सेज। क्या होता है ये सब? आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। देश के नाम को बदनाम करने में एक बार सोचना चाहिए। आप भारत देश के नागरिक हैं कि भारत विरोधी हैं? इसी से आपकी मानसिकता पता चलती है। धन्यवाद। आखिरी चरण का चुनाव होने जा रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस चरण में बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगी। इस पे आपकी राय जानना चाहते हैं। जमानत जब्त तो जिसकी होनी है ना, उसकी हो चुकी है।
और जो ये लोग रोना रोना शुरू कर दिए हैं ना, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जमानत जब्त किसकी है। अंतिम चरण में 57 सीटों पर 8 स्टेट में इलेक्शन है। बड़ा वाला 0 इनको मिलने वाला है, 0। एक भी सीट 7वें चरण की इनको नहीं मिलने वाली है। आप ये कहीं लिख लीजिएगा, एक भी सीट इनको इंडिया अलायंस को मिलने वाली नहीं है। और इस चीज को ये जानते हैं, इनको पता पहले चरण से ही चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनमत है, भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका नहीं जा सकता। इसलिए ये जो है जालसाजी कर रहे हैं, इसलिए ये नई नई चीजें, नए नए पासा फेंकने की जो है चालें चल रहे हैं। इनकी कोई चाल जनता नहीं चलने देगी। इनका मुकाबला अब इस बार सीधे जनता के साथ हुआ है ना, अब जनता के हाथ में कमान है। इनका जवाब जनता कमल के फूल पे बटन दबाकर दे रही है। जनता को अब अवसर मिला है इनसे बदला लेने का, और ये अवसर, ये मौका जनता छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूं छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही अधिकार है, यही मौका है बदला लेने का। आप लीजिए इनसे बदला, आप सिर्फ बटन दबाइए कमल का, बाकी बदले आप सब देख ही रहे हैं इनसे कैसे लिए जा रहे हैं। आप एक ताकतवर सरकार को चुन रहे हैं, आप एक ऐसी सरकार को चुन रहे हैं जो देश के संप्रभुता, देश की अस्मिता, देश की प्राचीन सभ्यता, देश की मूल संस्कृति के संरक्षण पर काम कर रही है, देश के विकास पर काम कर रही है, देश हित में हर कानून को लेकर के आ रही है। और साथ साथ आपको बता दूं, इन लोगों की जो कर्म है ना, जो इन लोगों ने किया है, उनके कांडों को भी ओपन कर रही है। तभी तो इनको ईडी से डर लग रहा है, तभी तो इनको सीबीआई से डर लग रहा है। अरे जब किए ही नहीं हो तो डर काहे का? किए हो इसीलिए तो डरते हो, इसीलिए तो जेल में हो। कानून आधार पर चलता है, कानून एविडेंस पर चलता है, कानून प्रूफ पर चलता है। मुंह से बोल देने से, बक देने से नहीं हो जाता है। इनके खिलाफ, इनके साजिश के खिलाफ जो है, इनके जो इन्होंने दारू का जो इन्होंने घोटाला किया है दिल्ली के अंदर, एक के साथ एक फ्री। आप तो एजुकेशन का मॉडल बना रहे थे दिल्ली को, ये एजुकेशन का मॉडल है आपका। आप नशे का जो है कारोबार कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप नशे के कारोबारी हो। आप पंजाब में सेम यही मॉडल लेकर के आ रहे हो, दिल्ली पंजाब मॉडल थू थू। मैं तो इसको यही बोलूंगा। ये थे एस राघव, इनसे हमने कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।